एवरीवन, आई एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग क्लासेस। आज हम मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 4 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चेंज ऑफ स्टेट करा था। चेंज ऑफ स्टेट में हमने फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। हमारा एक टॉपिक रहता है दैट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, हम लेटेंट हीट आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कईयों को लेटेंट हीट, बच्चों को काफ़ियों को समझ नहीं आता। लेटेंट हीट क्या होती है, क्या समझते हो आप? लेटेंट वर्ड से आप क्या मतलब रखते हो? लेटेंट मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब हिडन होता है। लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन। और हीट इज़ हीट, तो मतलब लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। हिडन हीट, हिडन हीट मतलब कुछ छुपी हुई हीट है। ठीक है, एक सब्सटेंस के अंदर, उसके अंदर खुद से ही एक हिडन हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम अच्छे से अब समझेंगे, लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम चेंज ऑफ स्टेट का टॉपिक कर रहे थे, उसमें हमने लेटेंट हीट के बारे में देखो क्या पढ़ना है। जो लेटेंट हीट होती है, एक सब्सटेंस के अंदर खुद की एक एनर्जी होती है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और उसे कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत ना पड़े या फिर उसका कोई टेम्परेचर राइज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने एक आइस बॉक्स था, आइस बॉक्स को हमने बाहर निकाल दिया, तो उसमें हमने उसे ऐसे टेम्परेचर नहीं दिया, बट उसने, मान लो कि उसने अपने आप में जो उसकी हीट थी अंदर इन्वॉल्व थी, या फिर उसने जो सराउंडिंग से हीट लेके अपने आप से मेल्ट होना शुरू कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट याद रखना है, हिडन हीट होती है, सब्सटेंस के खुद के अंदर ही होती है, उसे हम कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होता उससे। ओके, तो हमने अब लेटेंट हीट ऑफ, पहले लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट? इट इज अ हीट एनर्जी that is required to change the state of matter without raising temperature, without rise in टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब जो हमारे पास लेटेंट हीट है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की, वो हम पढ़ेंगे। देखो, लेटेंट हीट हमारे पास दो टाइप की है। फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब बच्चे आपको मैंने बता दिया था, जो फ्यूजन होती है वो हम उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। जो फ्यूजन है एक तरह से मेल्टिंग होती है, या फिर मेल्टिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक क्या था, इसमें हमारे पास एक सॉलिड था, सपोज आइस क्यूब्स थी। ओके, अब देखो वो अपने आप से मेल्ट हो जाएंगी विदाउट एनी राइजिंग टेम्परेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर या फिर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, और वो सिर्फ एक प्रेशर के अंडर ही हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, इसकी डेफिनेशन है द हीट एनर्जी required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. ओके, देखो इसमें हमारे पास कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो ज़ीरो से अबव होता है, 0 to 100 लाई करता है, ठीक है। तो जब भी वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी आइस, तो मतलब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच के, बट उसमें जो प्रेशर की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट उसकी वजह से वो मेल्ट होगी या आइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेंगे। बच्चे वेपराइजेशन क्या होता है, जब हमने कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाना है, लिक्विड से गैस स्टेट में जाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर सिर्फ वेपराइजेशन बोलते हैं। बट लेटेंट वर्ड यहाँ भी आ गया, तो हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ली थी 1 kg ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे भी हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की सेम डेफिनेशन है, बस उसमें क्या चेंज आना है, द हीट एनर्जी required to convert 1 kg of liquid to gaseous at atmospheric pressure at its boiling point, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अगर मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लेटेंट हीट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो एक स्टेट मैटर है, उसकी स्टेट को 2 टाइप से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमने कर ली थी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब जो हमारे पास सेकंड था, वो है हमारे पास बाय चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर को चेंज करके हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि LPG सिलेंडर्स होते हैं, उनमें देखो गैस होती है बट उसका वेट होता है। जैसे तुमने सुना होगा 14 kg ऑफ सिलेंडर, 14 kg का एक हमारा सिलेंडर होता है जो हम घर पे यूज़, कुकिंग वाला। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसमें क्वांटिटी, मतलब गैस की भी क्वांटिटी होती है। हमने तो ये पढ़ा था कि उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसकी कोई शेप नहीं होती, और गैस की कोई गैस इज़ मासलेस क्वांटिटी, कि उसके पास अपना कोई मास एचएस नहीं है। ठीक है, अब हमने देखना है कि प्रेशर को चेंज करके हम कि कैसे एक स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक कंटेनर था। ठीक है, दिस इज़ माई कंटेनर। हमने इसमें क्या करा, मान लो इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर दी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर दी, या फिर CNG, LPG, कोई भी आप गैस ले सकते हो। गैस ले ली मैंने जैसे LPG हो गई, CNG हो गई, कोई भी हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें गैस थी, ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ओके, दिस इज़ पिस्टन। अब मैंने क्या करा, पिस्टन को मैं धीरे धीरे नीचे मूव करती गई, तो जो गैस के पार्टिकल्स थे वो इतनी दूर दूर थे। ओके, गैस के पार्टिकल्स में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। जैसे ही मैं पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करूँगी, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो वो किस में, देखो एक डायग्राम और बना लेते हैं। मान लो कि मैंने जो पिस्टन था उसको इस यहाँ तक कंप्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्रेस करने के बाद जो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे लेयरिंग में सेट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास अब आप बता सकते हो कि ये कौन से पार्टिकल्स है, कौन से स्टेट के पार्टिकल्स है जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है, दैट इज़ लिक्विड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो हम प्रेशर को चेंज करके गैस से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कैसे चेंज करा हमने, गैस टू लिक्विड। ओके, by compressing
a gas at high pressure we can convert gas to liquid. ओके हम गैस टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम एक गैस को हाई प्रेशर से प्रेशराइज करते हैं तो हमारे पास वो गैस है जो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कुछ हैं जो जिससे हम स्टेट, दो चीज़ें हैं, बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग इन प्रेशर। ये दो चीज़ें हैं जिससे हम कोई भी स्टेट है मैटर की उसे चेंज कर सकते हैं। अब प्रेशर से सिर्फ एक ही स्टेट चेंज हो सकती है, दैट इज़ गैस टू लिक्विड। ओके, समझ आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इवेपोरेशन। बच्चे देखो, वेपराइजेशन और वेपरेशन हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। वेपराइजेशन क्या होता है कि जब हमने लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाते हैं उसे हम वेपराइजेशन बोल देते हैं। बट इसमें हमारे पास एक वर्ड और आ गया, ई। ठीक है, तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है? इवेपोरेशन का मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, चेंज तो स्टेट वही होगी। कौन सी स्टेट चेंज होगी? लिक्विड टू गैस ही चेंज होगा। बट क्या चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा इसमें, हमारे पास हम एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर नहीं देंगे, वो अपने आप से सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगी और अपने आप से लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम सड़कों पे या फिर छतों पे अपने पानी छिड़कते हैं। ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है अपने आप से। वो क्या करता है, जो अर्थ से अपने आप से हीट लेता है ग्राउंड से, तो वो क्या होता है, पानी अपने आप से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस at any temperature less than boiling point is called evaporation। उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर वेपराइजेशन भी बोलते हैं। बट वेपराइजेशन जो होती है हमारी, उसमें हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं। बट इवेपोरेशन में हम कोई भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करते। ओके, समझ आ गया। अब जो इवेपोरेशन है उस हम देखेंगे कि फैक्टर्स किस किस पे हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। बच्चे, इवेपोरेशन आप समझ रहे हो ना कि हमारे पास लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज होना। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स देखने हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? जैसे तुमने देखा होगा कि जब हम जो इवेपोरेशन के फैक्टर्स है, आप उसको सिर्फ कपड़े सुखाने वाले एग्जांपल से याद रखोगे। जैसे हमने क्या करा, ऐसे हमारे पास कपड़े सुखा दिए हमने यहाँ पे कोई भी। ठीक है, ये कपड़े सुखाए थे हमने। ठीक है, हम क्या करते हैं, कपड़ों को पूरा फैला के सुखाते हैं। ठीक है, पूरा उसका सरफेस, दैट इज़ हम उसका क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि जो कपड़ों में वाटर है वो गैस बन के इवेपोरेट हो जाए। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से हमारे पास इवेपोरेशन इंक्रीज़ होती है। इवेपोरेशन इंक्रीज बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमिडिटी।
अच्छा, ह्यूमिडिटी को तुम कैसे समझ सकते हो? व्हाट यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कितना हमारे पास वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब कि वाटर में एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जुलाई अगस्त के मंथ में आके हमें चिपचिप सी होने लग जाती है, दैट इज़ कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखो क्या होता है ह्यूमिडिटी, जैसे इसको एज एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोला कि आप या तो मेरे से देखो आपके पास मान लो पहले से 1000 रुपये थे, तो मैंने बोला कि आपको 2 रुपये और चाहिए। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे कुछ ऐसे नहीं चाहिए, 2 का मैंने क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी 1000 रुपीज़ हैं। तो मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर के पास अगर पहले ही बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो और पानी नहीं लेगा। दैट इज़ जब हमारे पास ह्यूमिडिटी पहले ही बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेशन कम होती है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। इवेपोरेशन decrease with increase in humidity। ठीक है, जब हमारे पास पहले से ही बहुत सारा है हम और नहीं खा पाएंगे। जैसे अगर तुमने पहले ही अपना पेट भर के खाना खा लिया तो तुम और नहीं खा पाओगे। दैट इज़ एटमॉस्फेयर भी यही करता है कि अगर उसके पास पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी है तो वो और ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहेगा। दैट इज़ इवेपोरेशन अपने आप से कम हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। अच्छा, कपड़े तुम्हारे गर्मियों में ज़्यादा सूखते हैं कि सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? ऑब्वियसली गर्मियों में सूखते हैं, है ना। तो गर्मियों में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या होता है? इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है बच्चे? जैसे तुमने देखा होगा जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी। इट मीन्स कि जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतनी हमारी इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज विद wind speed, with increase in wind speed। ओके, समझ आ गए? इवेपोरेशन ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच द इवेपोरेशन डिपेंड्स। अब हमारे पास जो है कि इवेपोरेशन हमने, अच्छा तुमने कई बार जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है, कभी उसको अपने हाथ में लगा के देखना, वो कुछ टाइम बाद आपको एक कूलिंग सेंसेशन फील होगी अपने हैंड पे। ठीक है, अपने पाम पे। तो अब क्यों होती है वो चीज़? देखो क्या होता है कि जब हमने अपने हाथ पे एसीटोन डाला तो उसने एसीटोन ने हमारी बॉडी से हीट ऑब्जॉर्ब करी और इवेपोरेट हो गया और उसने हमें कूलिंग सेंसेशन दी है। तो इसका मतलब जो इवेपोरेशन जब भी होगी तो हमें क्या होगा? कूलिंग सेंसेशन फील होगी। जैसे लोग छतों पे या फिर रोड्स पे पानी इसलिए डालते हैं ताकि उन्हें ठंडा फील हो, उन्हें गर्मी कम लगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन से हमें क्या फील होता है? कूलिंग सेंसेशन आती है। तो हमने देखना है कि कूलिंग क्यों होती है। इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, क्या होता है? अब देखो, हमने इवेपोरेशन की डेफिनेशन से इसका रीज़न बता देना है। हमने क्या बोला था कि जो इवेपोरेशन है जी उसको हम एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो
इवेपोरेशन के प्रोसेस के क्या होता है कि वो अपने आप से सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है वाटर। तो वही रीज़न है कि कूलिंग हो जाती है जब हमारे पास उसने हीट अब्जॉर्ब कर ली, मतलब हीट कौन ले गया, पानी अपने साथ ऊपर ले गया। जब वो स्टीम बन के गैस बन के इवेपोरेट हुआ था, तब हमारे पास हीट क्या होगी, सराउंडिंग की हीट कम होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से हमें क्या फील होती है, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, फील होती है। ठीक है, इसका वही रीज़न है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन particles of liquid absorb heat from surrounding and evaporate this absorption of heat कॉज कूलिंग। तो इसकी वजह से क्या फील होता है, हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है। ओके, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का ये रीज़न है कि इवेपोरेशन से हमें कूलिंग क्यों होती है। अच्छा देखो, जैसे तुमने क्या देखा होगा कि जैसे गर्मियों में जब हमें पसीना आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। उसके बाद जब हवा चलती है तो हमें बहुत ठंडा ठंडा फील होता है कि जब इवेपोरेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी होनी शुरू हो जाती है, हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो वही रीज़न है जो पाम वाला है, वो भी इसी का रीज़न है। ठीक है, हमारा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है इवेपोरेशन तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अब तक यहाँ तक आप सारे नोट्स रिवाइज़ कर लो। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।